365 वाला वर्जन है। हम लोग जिस वर्जन पर काम करने चल रहे हैं ये ऑफिस 365 वर्जन है। एक्सेल में अगर ना किसी एक्सेल के किसी वर्जन का पता लगाना हो कि एक्सेल का कौन सा वर्जन है तो हम लोग ना आराम से देख सकते हैं। देखिए वर्जन के लिए क्या यूज किया जाता है ना, यहाँ पर हम लोग आएंगे वर्जन, इक्वल टू इन्फो। हाँ ये वर्जन का नेम दे देंगे और यहाँ पर ना लिखते हैं ना, यहाँ पर इन्फो लिखा जाएगा और इन्फो के अंदर यहाँ पर ना आता है रिलीज। ठीक है, ये रिलीज करके और इंटर करेंगे तो देखिए ये ना 16.0 वर्जन है। इस वर्जन की शुरुआत हुई कहां से? आज तक ना 16.0 वर्जन का मीन्स ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ना अपने इस एप्लीकेशन में 16 बार चेंज किए हैं। मैं थोड़ा सा आपको ना इसके अतीत में लेकर के चलता हूँ जहां से ना एक्सेल की कहानी की शुरुआत हुई है। ठीक है, हाँ आप थोड़ा सा अपना स्क्रीन भी बना कर लीजिए हल्का सा, ये बहुत बड़ा है देखिए ना 184% पर है। ठीक है, यहां पर हम लोग आते हैं ना तो यहां पर ना देखिएगा ये एक्सेल जब पहली बार ना हम लोगों के ना मतलब वजूद में आया, ये माइक्रोसॉफ्ट ने ना जब इसे गोद लिया वो दौर कौन सा था? यहाँ पर हम लोग एक्सेल पर आते हैं, वो दौर कौन सा था ना 1989 का दौर था। ठीक है, जब ना माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लोटस से लिया था एक्सेल को। ठीक है, जब एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने लिया था ना उस समय एक्सेल क्या था? CUI वर्जन में था। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ CUI मतलब ना कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, इस तरह का CUI का मतलब ये होता है ना जैसे डॉस नहीं खुलता है वो ब्लैक वाली स्क्रीन जिस पर हम लोग कैलकुलेटर जैसे नहीं होता है ब्लैक, कोई ना विजुअलाइजेशन नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं, ऐसी परिस्थितियों में ना CUI के रूप में ना लोटस ने माइक्रोसॉफ्ट के हाथों में एक्सेल को सौंपा था और वो दौर कौन सा था? 1989 का दौर था। ठीक है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के लोगों ने उस वाले एक्सेल पर काम किया और उसे 1992 में ना क्या बना दिया? GUI बना दिया। यहां पर ना 1992 में इसे ना क्या बना दिया गया ना? GUI बना दिया गया, GUI। यहाँ पर करके एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पर ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना दिया उसे GUI। ठीक है, आज ना जो एक्सेल का वर्तमान रूप हम लोग देख रहे हैं और एक्सेल की जितनी खूबसूरत ना हम ग्राफिक्स, जितना उसका प्रेजेंटेशन और जितना अच्छा उसका विजुअलाइजेशन देख पाते हैं और हम कस्टम विजुअल बनाते हैं, जिस तरह के चार्ट ग्राफ्स डैशबोर्ड बनाना होता है, कितनी खूबसूरत ना हमें ऑप्शन और डिजाइनिंग ना एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है, वो ना GUI फीचर्स की ही देन है। पहले ना ऐसा कोई होता नहीं था 1992 से। तो हम लोग ना मानते हैं ना कि एक्सेल का वास्तविक जीवन की शुरुआत ना 1992 से ही हुई है। 1992 से ही ना एक्सेल की यात्रा को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, यही यात्रा ना काउंट होते होते यहाँ पर आप आएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्सेल का दौर ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर नीचे चले आएंगे, ऐसे ही चलते चलते ना कहाँ तक चले आए हम लोग? ऑफिस 365 तक चले आए, ऑफिस 365 तक चले आए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ना चले आएंगे, यहाँ पर ना ये दे दिया गया यहाँ ऑफिस 365 पर। ठीक है, तो ये वाला ना इसमें सब आता है। 2010 भी देख लेंगे, 2013 भी देख लेंगे, 2016 भी देख लेंगे, 2019 भी देख लेंगे और इससे ऊपर ना 2007 भी देख लेंगे, उससे भी ऊपर 2003 होता था, उससे भी ऊपर ना 2000 होते थे। ठीक है, तो इस तरह से ना ये ऐसे मैक्सिमम आप इसका वेरिएंस देखेंगे ना तो ये 3-3 महीना के 3-3 साल के गैप पर ही ये ज्यादा आया है। ठीक है, देखिएगा ना इसमें आप देखिए ये ज्यादा आपको देखेगा 3-3 इयर्स के ही गैप पर। ठीक है, लेकिन जो ऑफिस 365 आया वो ना सदाबहार है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूं, जो ये MS ऑफिस आए, जो ये MS ऑफिस आए ना, ये वाले ये सारे ना परपेचुअल लाइसेंस होते थे। यहाँ ना ये परपेचुअल वर्जन का मतलब ये होता है
कि जो एक बार खरीद लिए ना तो फिर वो आप लाइफ टाइम तक यूज कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन एक ही बार में 22 से 24 हजार रुपया ना लाइसेंस को देना पड़ता था। हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग तो अपना सरकारी संस्था नेहरू प्लेस वाला ही ब्रांड से ले लेते हैं। लेकिन ना जो ऑफिसेज में ना जहां पर ऑडिट होती है और जहां पर ना ये वेरीफाई होता है, वहां पर ना परपेचुअल वर्जन पहले चलता था। ठीक है, लेकिन ना जब ऑफिस 365 आया ना जी। सर जैसे मान लीजिए मैं अभी अपना लैपटॉप अगर लेके जाता हूँ ऑफिस में तो वो बोलते हैं कि मैं कनेक्ट नहीं करूंगा वाईफाई से, ऐसा क्यों सर? इसीलिए यही लाइसेंस वगैरह ना उनके हिस्ट्री में लाइसेंस चले आएंगे। ठीक है, तो जब अच्छा ऑडिट अच्छा। होगी ना तो देखेंगे कि वो बिना ना परचेज किए हुए अनऑथराइज लाइसेंस भी ना उसके उनके ट्रैक में दिखा रहे हैं। जब उनके ट्रैक में दिखाएंगे तो ऑडिट में पकड़े जाएंगे, फिर उन पर फाइन होगा। जी सर, ओके ओके। ठीक है, यहाँ पर संदीप जी आप इवनिंग में आते थे ना हाँ सर। इस बैच में? सर शाम के टाइम मेरा ऑफिस था ना, मैंने बताया था आपको। नहीं, मेरे से नहीं बात हुई थी इस पे। चलिए बात कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑफिस 365 पर आते हैं। ये वाला कौन सा वर्जन होता है ना, ये वाला वर्जन ना सब्सक्रिप्शन वर्जन होता है। ठीक है, ये वाला ना सब्सक्रिप्शन वर्जन होता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वर्जन ना मंथली रेंटल के ऊपर होता है। आप 500 400 आप यूज कीजिए। जैसे रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आप 500 का रिचार्ज कराए तो जितना दिन तक ना वो है उतना ही दिन तक चलेगा। अदरवाइज ना वो, ठीक है, उतना ही दिन तक चलेगा, अदरवाइज ना वो उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो ये लोगों को ज्यादा फायदेमंद लगता है कि हमें ना जितने दिन की जरूरत होती है उतना ही दिन यूज कर सकते हैं। बाकी आपको मैं सबसे इसकी खूबसूरत पहलू ये दिखा रहा हूं कि आपके सिस्टम पर एक्सेल नहीं भी है। मान लीजिए ना कि एक्सेल की कोई फाइल ना आपके सिस्टम पर खोलनी है, आपके आपके पास एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, तो आपने ना अगर आपके पास ऑफिस 365 वर्जन का लाइसेंस की है, मतलब आपने माइक्रोसॉफ्ट पर आईडी ले रखी है, ठीक है, तो आप किसी पर भी किसी भी सिस्टम पर जाकर के और वहां पर ना आप वहां से गूगल से माइक्रोसॉफ्ट की साइट खोल करके लॉग इन कर लेंगे, आपका एक्सेल काम करने लगेगा। आज जो मन करेंगे उसे लॉग आउट कर देंगे। ये खूबसूरत ना सिचुएशन पहले नहीं आता था। ठीक है, लेकिन ना अब ये आने लगा है। मतलब ये ऑफिस की खूबसूरती है कि हमें सिस्टम बेस्ड लाइसेंस नहीं खरीदनी है, हमें ना अपने यूजर बेस्ड लाइसेंस खरीदनी है। यूजर ना आज इस सिस्टम पर लॉगिन किया तो वहां एमएस ऑफिस यूज किया, अगर उस वहां नहीं यूज करके किसी दूसरे सिस्टम पर जा रहा है तो वहां पर ना एमएस ऑफिस की जरूरत नहीं है, वो वही लॉगिन आईडी से कर लेगा। और आपको मैं बता दूं कि एक साथ ना एक बंदा ना 6 डिवाइसेज पर ना एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर सकता है। वो लैपटॉप होगा, वो डेस्कटॉप होगा, वो क्या होगा, वो अगर उसके पास आईफोन है चाहे आईपैड है, मतलब एंड्रॉयड वर्जन है, जिस तरह के भी चीजें है ना वो सब चीजों पर ना एक साथ वो ले सकता है। आईओएस वर्जन, विंडोज 10 सब पर, लाइनक्स यूनिक्स सब पर चल जाता है ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या था, सब्सक्रिप्शन वर्जन। पहले ये बताइए आप लोग कि परपेचुअल में और सब्सक्रिप्शन में अंतर समझ गए? हेलो। जी सर। यस सर। जी नहीं समझ अच्छा, हाँ समझ गया। सब्सक्रिप्शन में जैसे कि हाँ हाँ पूछिए। कुछ पूछ रहे थे कोयरी अनुज जी। सर सब्सक्रिप्शन में चार्जेबल होता है सारा? दोनों में चार्जेबल होता है। अच्छा। सब्सक्रिप्शन में ना जैसे मैं ऐसे बता दे रहा हूं कि ऑफिस की लाइसेंस ना जैसे वो है परपेचुअल है, हाँ, तो इसको एक ही बार में ना एमएस ऑफिस 24,000 में मिलता है, तो आपको ना अच्छा। वन टाइम पे करना है। ठीक है, और ये लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया, ये आप लाइफ टाइम के लिए हो गया। अच्छा, और पर पे इसमें सब्सक्रिप्शन में है ना आपको मंथली देनी है, 400 के हिसाब से देनी है, 400 कुछ होता है। तो मान लीजिए ना कि आप जितना महीना यूज किए उतना महीना चलेगा। पहले एक महीना फ्री होगा,
ठीक है, जो आप लोगों के सिस्टम पर भी टाइप करवा देगा। और बाकी 400 ना इसको दे, ये ऑनलाइन चलता है। इसकी ओके खूबसूरती ये होती है ना कि ऑफिस 365 में इतने बेहतरीन फीचर्स हैं। जब अगर आप ऑफिस 365 पर काम कर लेंगे ना, तो इन पर काम करना ना बहुत ही बेमानी दिखेगी, लगेगा अरे यार ये कहाँ हम लोग ना मरुस्थल में चले आए हैं। ऑफिस 365 का लाजवाब परफॉर्मेंस है, मैं दिखाऊंगा वो परफॉर्मेंस, आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे इनके ना क्वालिटियों के ऊपर। ठीक है, तो ओके आते हैं सर। हम लोग यहाँ यहीं पर। तो ना मैं यहाँ दिखा रहा था ये वर्जन को ना, ये करने के तरीके हैं। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चले आइए। अब आते हैं ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका ना हम लोग यूज कैसे करते हैं। आइए देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पर ना यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसी पर हम लोग चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जब हमारा ना पहले क्या होता था ना, सुपर कंप्यूटर होते थे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होते थे, एक घर के बराबर बराबर कंप्यूटर होते थे, सुपर कंप्यूटर। अपने इंडिया में भी डिफेंस में सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद दुनिया में क्या बनाए गए ना, उसके दुनिया में क्या बने गए, पीसी बनाए गए। पीसी क्या हुआ ना, पर्सनल कंप्यूटर बने। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर बने। अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर को जब बने तो ये पोर्टेबल थे। ठीक है, ये वाला क्या था ना हमारा स्टैटिक होता था, ये वाला क्या बना ना, पोर्टेबल बना। ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। पर आवाज नहीं सर आ रही है। सर वीडियो हैक हो गया। हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। मिलन सर वॉइस नहीं आ रही। मे भी वो बोल नहीं रहा है अभी।
हेलो सर चले गए क्लास से? वो रीज्वाइन करेंगे, नेटवर्क इशू है उनका। ओके ओके। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर जी आ हाँ रही जी है। सर। सर आ रही है। हाँ, आ रहे सर, आ थोड़ा रहे सा हैं। ना हाँ जी तार सर आ हिल रही है। गया था ना, ऊपर नेटवर्क का, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। कोई नहीं, हम लोग आ गए। देखिए, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग का कोई इशू नहीं है। चलिए हम लोग ना यहाँ पर आते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो पर्सनल कंप्यूटर बने ना, पीसी, इसी को ना ऑफिस के लिए यूज करने के लिए, यहाँ पर अनुज जी की तरफ से थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। तो जानते हैं पीसी बनाए गए ना, तो इस पीसी से पर्सनल कंप्यूटर में ना हम लोगों ने क्या इंस्टॉल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने पैकेज बनाया, एमएस ऑफिस का। ठीक है, एमएस ऑफिस में कितने 11 एप्लीकेशन होते हैं, 11 एप्लीकेशन होते हैं। वो 11 एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, इसमें ना एमएस आउटलुक हो गया, या एमएस एक्सेस हो गया, ऐसे ही एमएस वीजियो हो गया, और एमएस क्या हो गया अपना प्रोजेक्ट हो गया। इस तरह के ना बहुत सारे हैं इसमें दिए हुए हैं 11। हम लोगों ने ना आज चर्चा करने का जो निर्णय लिया है, वो वाला टॉपिक अपना कौन सा होगा? एमएस एक्सेल वाला होगा, ये वाला। इस एक्सेल पर ना हम लोग ना चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एकदम ना सरल शब्दों में कि आपके नजरों में, आपके दृष्टिकोण में एमएस एक्सेल की क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो कोई बताने की कोशिश करे। एमएस एक्सेल क्या होता है?
क्योंकि ये पूरा ना पृष्ठभूमि बनाने के बावजूद भी ना अंततोगत्वा ना हमें आना एमएस एक्सेल के ही डिस्क्रिप्शन पर है, और हम उसी की शुरुआत करने चल रहे हैं, ताकि ना जिस सेशन की हम लोग शुरू कर रहे हैं ना उस पर हमें विधिवत नॉलेज हो। बताइए, एमएस एक्सेल जो हम लोगों का ट्रेनिंग का ना पहला मॉड्यूल है एक्सेल एडवांस एक्सेल की, उसी एक्सेल की ना हम परिचय पूछने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए आप लोगों के हिसाब से एक्सेल का परिभाषा क्या होनी चाहिए? कोई टूटा फूटा गलत सलत कोई इशू नहीं है, कुछ भी एक बोलने की कोशिश कीजिए, बस कोई भी हिम्मत जुटाइए। डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए। डेटा का रिकॉर्ड रखने के लिए। और कोई बताए? डाटा प्रेजेंट करने के लिए। हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। और भी कोई बोले? सर एक्सेल ना पावरफुल प्रोग्राम है जिसमें हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये भी बोले, एनालाइज करने के लिए। अच्छा, और भी बताओ कोई? किसी भी डाटा को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए सर। डेटा को स्टोर करने के लिए। चल, ये हम लोग का ये भी पॉइंट नोट हो गया। और भी कोई बताइए? किसी भी डाटा को सर एक व्यवस्थित रूप से रखने के लिए हाँ, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। परवीन जी, वही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। यस। ठीक है, चलिए, जितने भी लोगों ने ना बोला, अपने अपने व्यू दिए, उनको कहते ना एकदम हृदय से अभिनंदन, और जो नहीं बोले उनको महाहृदय से अभिनंदन। ठीक है, वो अपनी एनर्जी ना बचा करके रखें, पता नहीं वो एनर्जी किस दिन काम आएगी। बोलना जरूरी है, दिल डूबा कश्ती डूबी। बोलने से ना आदमी की ना और लतें बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि चुप रहने से, कहते ना कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तपने दो दिल को, तपने से थोड़ा तस्कीन होती है। तो बोलना सीखनी चाहिए, खामोशी से दर्द और बढ़ता है, गहरा होता है। मैं तो बुलवा के ही छोड़ूंगा धीरे धीरे, अभी तो शुरुआती परंपरा में है हम लोग। देखिए, जो आप लोगों ने बताया ना, उन्हीं शब्दों को ना हम लोग समेटते हुए और ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की परिभाषा ना यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। आइए देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ना, एमएस एक्सेल इज ए मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ एमएस ऑफिस, है कि नहीं? एमएस ऑफिस का जो क्या होता है, मोस्ट पावरफुल एप्लीकेशन है एक्सेल, और इन विच इज यूज्ड और किसके लिए होता है। देखिए, जो इन लोगों ने बोला ना, उसी शब्दों को मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले क्या होता है, डेटा इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद क्या होता है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। विजुअलाइजेशन। हाँ, डेटा कैलकुलेशन के लिए यूज होता है ना? डेटा कैलकुलेट तो करते ही है हम लोग। ठीक है, एंड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चार शब्द ना जब एक्सेल के परिभाषा में किसी इंटरव्यूअर के सामने बोलेंगे ना, तो आपके इस आंसर से ना उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, फिर वो आगे कुछ पूछने की दुस्साहस नहीं करेगा। मतलब इस एक्सेल के परिभाषा, क्योंकि ना ये चार कीवर्ड ना सब कुछ समेटे हुए हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा। डेटा इंटीग्रेशन, यहाँ पर है ना डेटा एनालिसिस, यहाँ पर क्या है ना डेटा कैलकुलेशन, और यहाँ पर क्या है ना डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकता है, एनालिसिस थोड़ा नीचे हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला पर आ जाएंगे, और यहाँ पर ये वाला पर आ जाएंगे। यही चार पिलर्स होते हैं, ध्रुव होते हैं ना हमारे किसके, ये एमएस एक्सेल के। एमएस एक्सेल के जितना भी काम है इन्हीं चार के अंदर ना छुपा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, डेटा इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से? डेटा इंटीग्रेशन मींस क्या होना चाहिए? सर, दो डाटा को कंपाइल करना। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ ना कि कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। 3-4 सीटों से 3-4 वर्कबुकों का डेटा ना जब एक सिंगल ना डेटा सेट में ला करके हम लोग ऐड करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं ना, डेटा इंटीग्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर लिखते हैं ना कि कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज।
डिफरेंस सोर्सेस से ना अगर हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं तो ये वाला काम क्या होता है, डेटा इंटीग्रेशन होता है। और डेटा कैलकुलेशन क्या होता है, सर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डेटा कलेक्ट करना हर जगह से। कैलकुलेट डेटा इज पर रिक्वायरमेंट, जैसे सम कर रहा हूँ, मैक्स कर रहा हूँ, मिनिमम कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ, जो भी कैलकुलेशन वाले पार्ट होते हैं वो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो वो होता है यहाँ पर ना, ये कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पर दे दिए, ठीक है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, ये दे दी, कैलकुलेट डेटा एज पर आवर नीड, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पर सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, ये सब दे दिया गया है। अच्छा, डेटा एनालिसिस क्या होता है, जब मान लीजिए कि 12 सीटों में ना डेटा थे, मतलब 12 महीने के डेटा 12 सीटों में पड़े हुए थे, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। अब क्या हुआ ना कि 12 सीटों का डेटा को ना जब हम लोग एक सीट पर ला करके कंबाइन कर दिए, मतलब एक सीट में एक के नीचे एक डाल दिए, अब वो डेटा क्या हो गया, पूरे 1 ईयर का डेटा हो गया। अब उस पर हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उससे मंथली रिपोर्ट निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं, वीकली निकाल सकते हैं, हाफ ईयरली निकाल सकते हैं। मतलब ना वो एनालिसिस करके अलग अलग व्यू से ना उस डेटा को हम लोग मैनेजमेंट के सामने परोस सकते हैं, ठीक है। तो यही ना एक तरफ हमारे पास क्या है कि मैनेजमेंट ने कहा है हमें ये आउटपुट चाहिए, और एक तरफ हमारा ना असहाय एकदम ना, मतलब ना एकदम शांत अवस्था में बैठा हुआ डेटाबेस है। एक तरफ डेटा है, दूसरा तरफ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इन्हीं दोनों को माइंड मैपिंग करने के बाद ना जो रिजल्ट आउटकम हमारे सामने आता है उसे ही हम लोग ने क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस कहते हैं। एक ना क्या कहते हैं ना, अपने दिमाग के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना कि एक वो बनाते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज ना हमारा डेटा एनालिसिस के काम में आता है। हम लोग ना जब जमीन पर कैनवास पर उतारते हैं अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने विश्लेषण को, अपनी एनालिसिस को, अपने ऑब्जर्वेशन को, ये सारा ना एक्सरसाइज ना डेटा एनालिसिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं ना ऑब्जर्वेशन ऑन रॉ डेटा, यहाँ पर ना लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और रॉ डेटा। रॉ डेटा के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस कहते हैं। और डेटा विजुअलाइजेशन क्या कहते हैं, जो प्रेजेंट किया जाता है, जैसे चार्ट के रूप में, ग्राफ्स के रूप में, डैशबोर्ड के रूप में, स्टोरीज के रूप में, जी उसे ही ना हम लोग क्या कहते हैं ना, डेटा विजुअलाइजेशन कहा जाता है। मैं इसमें लिख रहा हूं यहाँ पर ना कि ग्राफिकल अच्छा ये बताइए, अब ये चारों शब्दों से परिचित हो गए ना? अरे आज खुल करके बोलिए, चुप रहने के लिए यस किसी सर, न किसी ने बोला है? यस सर, हो गए। आज तो ऐसे ही सरस्वती पूजा का, आज कल सरस्वती पूजा, आज उसका मतलब वही प्रक्रिया चल रही है। आज तो बोलना भी है, मैं आप लोगों को कविता भी सुनाऊंगा, इस एक्सेल पर भी सुनाऊंगा और सरस्वती पूजा पर भी। मैं ना ट्रेनर के साथ साथ कवि भी हूँ, शायर भी हूँ, तो मैं आपको बीच बीच में ना ऐसा लगने नहीं दिया जाएगा कि ये क्लास होने वाला है, ठीक है। अभी देखिएगा इन शब्दों को समेटते हुए मैं कैसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए देखते हैं ना, अब यहाँ पर हम लोग आएंगे यहाँ पर ना इस काम के लिए कि जब हम लोग ना एक्सेल को ओपन करते हैं, देखिएगा यहाँ पर अनुज जी म्यूट कर दीजिए। देखिए जब हम लोग ना यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास आते हैं, ठीक
ठीक है, यहाँ पर ना चले आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास। ठीक है, तो देखिएगा ना यहाँ पर ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम लोग आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? शीट। सेल, कॉलम, रो। नहीं, सबसे पहले क्या होता है ना, वर्कबुक होता है कि नहीं? एक वर्कबुक होता है। वर्कबुक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। ये जो हम लोग ओपन किए हैं बुक वन, ये तो वर्कबुक ही है ना, इसमें कितनी सारी सीटें होंगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं ना हम लोग किस पर? वर्कशीट पर आते हैं। वर्कशीट क्या होता है? कलेक्शन कॉलम, ऑफ रोज रेंज। होते हैं। कलेक्शन ऑफ रेंज ये वाला है ना, ये वाले यहाँ पर क्या करते हैं ना कि कलेक्शन ऑफ रेंज। जानते हैं वर्कबुक होता है वो कैसा होता है? पिता तुल्य होता है। जैसे पिताजी की संपत्ति में सारे बच्चों का हक होता है, वैसे ही वर्कबुक के फीचर्स में ना सीटों का हक होता है। ये जो होम के फीचर्स है ना, ये सारे वर्कशीट के फीचर्स है, ये वाले। ठीक है, ये वर्कशीट के फीचर्स दिए हुए हैं। तो इसमें ना हम लोग क्या करेंगे ना, ये वर्कबुक के फीचर्स है। तो देखिएगा, आपको कलर करना होगा, आप सीट 2 पर भी कर लेंगे, सीट 1 पर भी कर लेंगे, जिस पर चाहिए उस पर कर सकते हैं। ये सबके लिए डेडिकेटेड होता है। ठीक है, ये वर्कशीट के लिए हो गए, यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब आते हैं ना हम लोग यहाँ पर, ये वर्कबुक का कलेक्शन ऑफ वर्कशीट का हो गया, ये वाले पर आ गए। अच्छा, अब उसके बाद आता है कौन सा? रेंज। रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल। बहुत सारे सेलों को मिला करके और तब कौन सा बनता है? रेंज बनता है। यहाँ पर ना कलेक्शन ऑफ सेल। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास क्या आता है ना, सेल आता है। सेल क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होती है ये वाली। ठीक है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। किसे बनाया? रो से भी बनाया, किसे बनाया? कॉलम से भी बनाया। तो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है ना, इसको अगर शुद्ध हिंदी शब्द में बोलना हो तो हम लोग कहाँ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि जहां पर रो और कॉलम का मधुर मिलन होता है, उसी पवित्र जगह को ना हम लोग सेल कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे ना, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। यहाँ पर आइए लिखते हैं ना, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। देखिए, जब हम लोगों को ना एक्सेल पर बहुत प्रचंड नॉलेज लेनी हो MIS की, तो उसके ना बैकग्राउंड पर भी पता होना जरूरी है। देखते हैं ना, ये इंटरव्यू में क्या कहा जाता है ना, आपके नॉलेज टेस्ट लेने से पहले आपका परिचय जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चाहे कितने भी खतरनाक इंटरव्यू में आप चले जाए, ऐसा रस्म कभी भी नहीं भूली जाती है कि आपसे ना टेल मी अबाउट योरसेल्फ न पूछा जाए, जरूर पूछा जाता है। परिचय के साथ ही ना इंटरव्यू का खतरनाक खेल शुरू होता है। तो सेम वैसे ही है, हम लोग भी ना आज एक्सेल के परिचय वाले पार्ट को देख रहे हैं कि एक्सेल किन किन भिन्न भिन्न भागों में ना डिवाइड है, और उसको समेटते हुए कितना खूबसूरत ना हम लोग रिपोर्टिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं ना, ये क्या होता है ना, वर्कबुक दे दिया गया, वर्कशीट दे दिया गया, रेंज दे दिया गया, सेल दे दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं और क्या हम लोग, इसके बाद आते हैं ना, सेल किससे मिलकर के बनता है? रो और कॉलम से। यहाँ पर रो लिख दिया जाएगा। ठीक है, एकदम ना आपको अगर एक्सेल के बारे में, इस स्क्रीन के बारे में कोई पूछेगा ना, तो आपके पास ना भरपूर आंसर रहेंगे किसी को जवाब देने के लिए। ठीक है, ये क्लास हमें आज सिखाएगी कि एक्सेल जैसे टॉपिकों पर ना बोलने के लिए ना, या डिबेट करने के लिए हमारे पास ना आज भरपूर कंटेंट हो जाएंगे। हम ना कहीं भी एक्सेल की चर्चा होगी तो उसमें ना हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी ना अहम रोल में रहेगी। हम वहां चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आज का क्लास ना हमें प्रेरित करेगा हर बार एक्सेल के टॉपिकों पर ना बहुत ही प्रभावकारी तरीके से ना हमें बात अपनी रखने के लिए। ठीक है, तो इस ना एक एक फीचर्स को ना आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ ना, इसके ऊपर टेस्ट भी भेजूंगा, और वो टेस्ट ना आप कंप्लीट करके मुझे रिवर्ट कर दीजिएगा, मेल में ही जाएगा, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी सरलता से छोड़ दूंगा, मैं बोलता रहूं आप सत्यनारायण बाबा की कथा की तरह सुनते रहे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको भी बोलना है। ये क्लास 5 क्लास है, दोनों तरफ से ना। देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, ये क्लास की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, दुनिया में ना 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ते होते हैं ना जिसमें या तो लेन देन होता है, और ये रिश्ते में तो लेन देन वाली प्रक्रिया होती है। जैसे एक होता है कौन सा रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता। बाप और बेटे के रिश्ते में क्या होता है कि एक समय बाप बेटे को देता है, ठीक है, कि उसके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, उसके करियर को संवारने के लिए बाप अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार होता है बेटे के ऊपर। जब वही बेटा बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, और वही पिताजी जब बुजुर्ग हो जाते हैं, अर्निंग के सारे सोर्स बंद हो जाते हैं, तो वो लोनर और डोनर वाली ना जो पोस्ट है वो ना ट्रांसफर हो जाती है। तब ना बेटे का नैतिक कर्तव्य बनता है कि पिताजी को दे। ठीक है, तो हम लोगों के जो रिश्ते हैं ना वो बाप बेटों वाले रिश्ते नहीं है, हम लोग के रिश्ते ना दोस्त वाले रिश्ते हैं। दोस्त में जानते हैं हमेशा कोई देता नहीं है और हमेशा कोई लेता नहीं है। उसमें क्या है ना कि दोनों तरफ से ट्रांसफर होता रहता है, आदान प्रदान की प्रक्रिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ से मैं खाली बोलूं और आप खाली सुने, तो ये वो वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर क्या है कि मुझे बोलना है तो आपको उधर से क्वेश्चन पूछना भी है। तो हम लोग आदान प्रदान वाली प्रक्रियाओं पर ना चल रहे हैं, इसीलिए ना एक तरफ से खामोश होना घातक होगा। जितना भी ना कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना पूछ लेंगे, क्या कहेंगे लोग। आप यही ना सोचते होंगे कि मैं पूछूंगा तो और लोग सुने क्या बोलेंगे। वो भी तो क्लास ज्वाइन किए, वो क्या बोलेंगे, उनको भी तो परफेक्शन चाहिए। ठीक है, वो नहीं पूछ रहे हैं तो जरूरी थोड़ा है कि कोई सामने वाला नहीं पूछ रहा है तो हो सकता है वो समझ रहा हो, या हो सकता है एकदम नहीं समझ रहा हो। लेकिन हमारा मूल कर्तव्य क्या होता है, तो हमें नहीं समझ में आए तो हम पूछें। ठीक है, जब बताने वाला ही चिक चिक करके कह रहा है कि आपको कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा, तो पूछने वाले की क्या संकोच, उन्हें तो दृढ़ निश्चय होकर के जरूर पूछना चाहिए कि सर आप ही तो चिक चिक करके कह रहे हो कि पूछो पूछो, तो हम पूछ रहे हैं। ठीक है, आप हमारी सब्र की इम्तिहान तो लीजिए कि आप पूछ रहे हैं और मेरा पैसेंस लेवल किस लेवल का है, इसका भी तो एक बार इम्तिहान होता है। तो आइए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था क्या, रो किसे कहा जाता है ना, जो नंबर में होता है ना रो। सारे लोगों को ना रो और कॉलम में कंफ्यूजन होती है। सेम वैसे ही जैसे कहीं गेट खोलते हैं ना तो वहां पर पुल और पुश लिखा होता है, तो कोई पुल के बदला पुश प्रेस करते हैं, पुश के बदला पुल प्रेस करते हैं। ठीक है, वैसे ही लोग रो और कॉलम में भी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नंबर में होता है ना, न्यूमेरिक में होता है वो रो होता है, और जो ना अल्फाबेट में होता है ना वो क्या होता है, वो ना हमारा कॉलम होता है। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे कि ये क्या हो गया, इस प्रक्रिया को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, रो कहलाता है। और वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ सेल क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ना कॉलम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आता है ना हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस ऑफ सेल, यहाँ पर ना कॉलम कहता है ना वर्टिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस कहलाता है और ये वर्टिकल सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ना चले आएंगे इस वाले पार्ट पर, देखिएगा ना 6 ना ये 6 होते हैं। एक चीज मैं ये बता दूं कि ये जो ABCD है ना, एक जमाना ऐसा भी था कि जब ये भी ना 1 2 3 4 5 में आते थे 1997 के दौर में। माइक्रोसॉफ्ट ने ना हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए उसने क्या कर दिया, इसको ना एक को कॉलम में को टेक्स्ट में कर दिया, अल्फाबेट में कर दिया, और रो को नंबर में कर दिया। ठीक है, वो प्रक्रिया आज भी ऑप्शनल है। अगर आपकी आंखें आज देखने को आतुर है कि कैसे नंबर में आता तो कैसे दिखता, तो देखिए ना मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये फाइल पर चले जाएंगे, ऑप्शन पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पर, और ये देखिएगा R1C1 रेफरेंस, इसमें क्लिक कर देंगे
और ओके कर देंगे तो ये नंबर में आ गया ना, ठीक है। लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं रखना चाहता हूं, मैं इसको अभी हटा दे रहा हूं। क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर चले। अब आप लोग बताइए कि जितना अभी बताया गया है इसमें कहीं क्वेरी हो तो? नहीं नो सर। ठीक है, जहां भी नहीं होगा ना तो पूछ लीजिएगा, मैं आपके बड़े भाई के जैसा हूं, ऐसा नहीं थोड़ा भी मत सोचिएगा ना, तो मैं पूछूंगा ना तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहने वाले लोग अपने घर कहते रहेंगे, क्या दिक्कत है? यही संकोच में दुनिया आधा बर्बाद है कि लोग क्या कहेंगे। अरे कहने वाले का पर हम कितना प्रतिबंध लगाएंगे, लोग तो भगवान को भी गाली दे देते हैं, तो क्या मतलब अब लोगों की बातों को क्या लेना है? वो तो कहने वाले कहते रहेंगे। तब अपनी दुनिया देखिए, संसार में ना भगवान ने हमें सबको ना एक यूनिक बनाया हुआ है, किसी का किसी से ना कुछ भी मैच, मतलब खाली बस शरीर के ढांचे की तरह दिखता है, लेकिन सबको अलग अलग ना सांचे में ढाल करके ही भगवान ने बनाया। सबको अपना जीवन अपना रोल अदा करना है, जरूरी नहीं कि हम किसी का अनुसरण करते हुए, हाँ अनुसरण करें, उसके अच्छे कामों को करें, लेकिन एकदम उसके टू कॉपी ना बने। ठीक है, हम टू कॉपी बनने नहीं आए, हम एक यूनिक पर्सनालिटी लेकर के बनना है। ठीक है, कि लोग ना हमें हमारी चीजों के लिए याद करें। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, उन्हीं को दुनिया या तो पूजती है या तो धिकारती है। ये क्या होता है ना, सुविख्यात होते हैं जो अच्छे कामों में प्रसिद्धि लाते हैं, और एक होते हैं ना कुविख्यात होते हैं जो बुरे कामों में प्रसिद्धि लाते हैं। जैसे वीरप्पन था, जैसे ओसामा था, जैसे और भी जितने टेररिस्ट वगैरह होते हैं, चाहे जितने भी गलत काम करने वाले बदमाश डाकू वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये कुविख्यात होते हैं। नाम तो इनका भी होता है लेकिन गलत कामों में नाम होता है, और जो अच्छे लोग हैं वो सुविख्यात होते हैं, वो अच्छी प्रसिद्धि पाते हैं, अच्छे लोगों में करते हैं। लेकिन जो बीच के लोग होते हैं ना, वो किसी में भी नहीं आते हैं, न वो सुविख्यात आते हैं न वो कुविख्यात आते हैं। वो बस आते हैं दुनिया में एक दर्शक दीर्घा में दर्शक बन करके और चुपचाप अपना जीवन बिता के चले जाते हैं। नहीं, वैसा बनना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ना यहाँ पर ला रहा हूं इन चीजों के पास। देखिए इसकी ना परिभाषा में बताते चलता हूं। जो एक्सेल का पैटर्न है ना, यहाँ पर वर्क बुक पर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो वर्क बुक पर आएंगे ना, मैं इसी को संधि विच्छेद करते हुए आगे बढ़ रहा हूं ना, ताकि आपका कहीं भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। फिर ना मैं इस सब चीज का स्क्रीन वगैरह का ना पूरा विस्तृत ना, ये क्या है ना, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो MIS में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज पवित्र शुरुआत किए हुए हैं, उसी का ना हम लोग एक परिचय करा रहे हैं कि एक्सेल किन किन रूपों में होता है। एक्सेल को आपको देखने का दृष्टिकोण ना इस क्लास के बाद से बदल जाएगा। एक्सेल को आप दूसरे नजरिए से देखने लगेंगे, इतना ना इस क्लास का दावा है। आइए यहाँ पर देखते हैं, वर्कबुक होता है। वर्कबुक ना हम लोग जब ना वर्कबुक को सेव करते हैं, देखिएगा जब कोई भी वर्कबुक होता है ना तो उसको सेव करते हैं। आपको अंदाजतन बता सकते हैं कि एक वर्कबुक को कितने तरीके से सेव किया जा सकता है? कितने तरीके से सेव किया जा सकता है? सर आइडिया नहीं है इसका। हाँ, मैं कोई नहीं, यहाँ पर ना क्लिक करके ये 25 तरीके से सेव कर सकते हैं। वो 25 तरीके मिलेंगे कहाँ, मैं दिखाता हूं। ये वर्कबुक है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेव एज पर चले आएंगे ना, ये ब्राउज पर चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इतने सारे वर्जन एक वर्कबुक को सेव करने के। ठीक है, इसमें ना हम लोग ये आज की क्लास है जो यहाँ पर आज अपना ना 17 फरवरी है। यहाँ पर ना क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये 25 तरीके से सेव कर सकते हैं। हमने सबसे नॉर्मल क्या किया, डॉट एक्सएल एस एक्स कर दिया।
ये पहले ना यही वाला जो वर्जन होता था, यहाँ पर मैं दे देता हूं, इसको ना एक्सटेंशन कहा जाता है। अच्छा बताइए, अलग अलग एक्सटेंशन में सेव करने से क्या मिलता है? इनकी बाइट कम करना या रिड्यूस करना, उसको दिखाना। सर हमें रिमेम्बर भी रहता है कि मतलब हमने फाइल किस नाम से करी है, क्या करा है। ये भी बात सही बोल रहे हैं धीरज जी। फॉर्मेट्स होते हैं सर ये। हाँ, और अनुज जी जैसे बोल रहे हैं, तो इसमें ना क्या होता है ना, एक चीज ये भी होती है कि जैसे ना मान लीजिए कि हम लोग अपना नाम नहीं होता है, कि अपना नाम अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग भी देखिएगा टाइटल लगाते हैं, जैसे अनुज माथुर, अनुज शर्मा, अनुज पांडे, अनुज तिवारी, अनुज यादव, कुछ लगाते हैं ना लास्ट में एक कोई ना कोई वो हम लोग टाइटल्स नाम का लगाते हैं। इसे ये लगाते हैं, एक तो यूनिकनेस बनी रहे, यूनिकनेस के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि जब ना अगर सेम नाम के दो लोग होंगे, ठीक है, तो उसमें ना मान लीजिए कि सेम नाम के वहां 3 लोग खड़े हैं, 10 लोगों के बीच में 3 लोग खड़े हैं, अब हम बुला रहे हैं अनुज नाम है, तो हम बुला रहे हैं कि अरे अनुज जी इधर आइए, तो तीनों लोग हमारी तरफ देखेंगे, लेकिन वहां पर हमें कोई एक चीज उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं, जो रेड टी शर्ट वाले हैं ना वो अनुज जी को बुला रहा हूं, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, हम लोगों के पास भगवान ने आईक्यू दिया हुआ है, सोचने समझने की शक्ति दी हुई है, उसको भी जिसको हम कॉल करा रहे हैं उसके पास भी आईक्यू है, और जो बोल रहा है उसके पास भी आईक्यू है, तो हम लोग अपने कामों को ना सही तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं। लेकिन एक सिस्टम के पास ना जब हमारी फाइल प्रोसेसिंग के लिए जाती है, कंपाइलर के पास, प्रोसेसर के पास, ठीक है, तो उसके पास भी यूनिकनेस वाली चीजें बनी रहनी चाहिए, उसको ना क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मैक्रो की फाइल है, ये नॉर्मल फाइल है, ये टेम्पलेट की फाइल है, ये सीएसवी फाइल है, ये बाइनरी फाइल है, ताकि ना इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ना वो अपना प्रोसेसिंग कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ना एक्सटेंशन का होना निहायत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक्सटेंशन का होना। आइए ना हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना, जब 2003 एक्सेल का था तब ना नॉर्मल एक्सेल कैसे सेव होते थे, .xls इसमें सेव होते थे 2003 के दौर में। और जब ना यहाँ पर आते हैं ना 2007 में आए, 2009 ये आए, 10 में आए, और इसके आगे जितने भी वर्जन होते चले गए, ये जो भी ना प्लस में वर्जन हुए, यहाँ पर क्लिक किए ना, ये सब में ना नॉर्मल एक्सेल किसमें सेव होता है, .xlx में, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर चले आएंगे, दिख रहा है सब में यही वाला वर्जन सेव होता चला गया। अभी भी मैंने ना आपके सामने सेव किया तो उसमें ना .xlx का ही किया, क्योंकि ना मैं बताता हूं, इसमें अगर सेव करेंगे ना, इसमें ये वाले नॉर्मल एक्सेल में 2003 में .xlx में कर रहे हैं एक्सेल में, ठीक है, तो यहाँ पर जानते हैं कितना रो होगा, यहाँ पर रो होगा ना केवल ना 65,536 रो होंगे, और कॉलम कितने होंगे, यहाँ पर कॉलम दे देंगे तो कितने हो जाते थे, ये कुछ ऐसे ही होते थे, 255 के 254 के अकॉर्डिंग होते थे, ऐसे ही होते थे कॉलम। लेकिन यही अगर आप 2007 से ऊपर के वर्जन को करेंगे ना, जिसमें एक्सेल SX आता है, इसमें 10,48,576 होते हैं, और कॉलम्स कितने होते हैं देख लेते हैं, ये कॉलम्स यही से पता चल जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो कितना दोनों में अंतर है, लगभग डबल का अंतर है, मतलब 50 गुना भी अंतर है। इसमें इतना रो और कॉलम इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसमें इतना स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ना हम लोग एक्सेल एस का दामन छोड़ करके एक्सेल एक्स वाला करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक मैक्रो की फाइल होती है, इसमें ना मैक्रो की भी फाइल होती है सेव करने में, उसका एक्सटेंशन इसमें यही होता था 2003 में, लेकिन 2007 से ना .xlx एम हो गया। एम डिनोट करता है किसको, मैक्रो को। यहाँ पर आएंगे ना Alt F11 और यहाँ पर चले आएंगे ना, देखिए कोडिंग होती है, यहाँ पर यूजर फॉर्म बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मैक्रो की कोडिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो वो फाइलें इसमें सेव होती है। और एक फाइल और होती है ना जो हम लोगों को दैनिक जीवन में बड़ी काम आती है, वो फाइल जानते हैं कौन सी होती है, बाइनरी फाइल, ठीक है। बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन ना यहाँ पर ना .xls ऐसे ही होता था यहाँ पर,
और यहाँ पर ना डॉट XLS होता है। बाइनरी फाइल से जानते हैं क्या फायदा है, मैं आपको दिखा देता हूं। कोई भी फाइल ना, अगर नॉर्मल एक्सेल की फाइल है वो ना, मान लीजिए ना कि अगर 50 MB की है, तो बाइनरी में अगर उसको सेव करेंगे ना तो मिनिमम 10% साइज ना उसका रिड्यूस हो जाता है। मिनिमम ना 10% ना साइज रिड्यूस हो जाता है। आइए ना यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी एक फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दिखा रहा हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे ये होता है। आप समझ रहे हैं ना बात? जैसे कितनी भी हैवी फाइल हो ना, अगर उसको बाइनरी में सेव करते हैं तो उसके स्वास्थ्य पर बिना कोई हानि पहुंचाए हुए उसकी साइज ना रिड्यूस हो जाती है। देखिएगा ये डेटा है, ये फाइल, देखिए इसको ना हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पर अपने जहां पर क्लास थी ना, उस क्लास वाली जगह पर सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पर चले आइए, अच्छा ये वाला पर आ गए, और इसकी साइज भी हम लोग चेक कर लेंगे। ये एक पाइवेट टेबल मिस्टर एक्सेल का दिया हुआ है। देखिए मैं इसका साइज चेक करके और आपको ना हम लोग यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिए 17 फरवरी को आ गए, और यहाँ पर राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर 5500 MB ये है इसका, ये दिया हुआ है ना, इतने बाइट्स दिए हुए हैं ये वाला। देखिए मैं लिख दिया यहाँ पर ना लिख दिए हम लोग ये वाले पर, ये नॉर्मल एक्सेल की थे। अच्छा उसी फाइल को ना हम लोग सेव कर रहे हैं, किस में, बाइनरी में सेव कर रहे हैं। यहाँ पर ना सेव एज ए कॉपी आ जाएगा, ब्राउज में चले आएंगे और यहीं पर आकर के इसमें किसमें आ गए, ये बाइनरी वाले पर आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के ओके कर दिया गया। राइट क्लिक कर दिए, प्रॉपर्टीज में चले आए, यहाँ पर आ जाएंगे ना, सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं कितना साइज रिड्यूस हो गया। तो फाइल हमेशा ना बाइनरी में सेव करना ना बेहतर होता है। यहाँ पर देखते हैं इतना कर दिए, आ रहा है कि नहीं, सेम वही फाइल, कोई उसका कंटेंट मिस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिस हुआ, और हम लोग ना यहाँ पर कर लेते हैं। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। देखते हैं ये जो 25 टाइप्स होते हैं ना, सब हमारे लिए प्रासंगिक नहीं होते हैं, कुछ ही इसमें प्रासंगिक होते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल फाइल हो गया, मैक्रो की फाइल हो गई, बाइनरी फाइल हो गई, और एक और फाइल बड़ी चलती है, चर्चा में रहती है, CSV फाइल। CSV का मतलब होता है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये कॉमा वाली होती है। जब ना लाखों डेटा हम लोगों को लाना हो, जैसे ना टेलीकॉम सेक्टर में होता है ना कि कॉल का लॉग्स निकालना होता है, लाइक ना कि एक दिन में कितने लोगों के कॉल हुए हैं, तो वो हम लोग ना इसी से CSV फाइलों से निकालते हैं। ठीक है, तो उसी में आकर के ना ये सेपरेट, इसका एक्सटेंशन ना यही होता है, .CSV, यही कर करके होते हैं। ठीक है, .CSV में ही होते हैं। ठीक है, तो मैं ना आप लोगों को ना आगे ले चल रहा हूं। ये क्या था ना, हम लोगों का एक्सटेंशन वाला पार्ट था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम लोग, देखिएगा ये फाइल के ना इस वाले पार्ट से आते हैं। यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ समरी सीट पर चले आए। ठीक है, अब देखिएगा ना हम लोग का ये वाला पार्ट, यहाँ पर ना मैं दिखाता हूं ये वाला पार्ट, खूब ध्यान से देखिएगा। जो ना ये जो जिसमें ये रो और कॉलम, ये दोनों जिसमें होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? जो रो और कॉलम वाला एरिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल। वो नहीं, जहां पर ये 4 5 6 7 लिखे हुए हैं,
जहां पर ए बी सी डी ए लिखे हुए हैं, इनको क्या कहा जाता है इस एरिया को? हॉरिजॉन्टल। I44 इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको हेडिंग्स ऑफ I43 कहते हैं ना। नहीं नहीं, हेडिंग्स, हेडिंग्स बोला जाता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर आप व्यू पर जाएंगे ना, और ये होता है ना हेडिंग्स, हेडिंग्स। तो अगर मान लीजिए कि हमें ये रो और कॉलम वाला नहीं चाहिए, तो हम जानेंगे तभी तो इसको हटाएंगे। तो यहाँ व्यू पर जा करके और यहाँ हेडिंग्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए रो और कॉलम गायब हो गए। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेल शीट ऐसे आती है और कोई कह रहा है कि इसका ना हेडर लाओ, रो और कॉलम वाला पार्ट लाओ, तो हम लोग कहां पर जाएंगे? व्यू पर जाएंगे और ये हेडिंग्स वाले को क्लिक कर देंगे तो देखिए आ गया ना हेडर। तो ये क्या होता है ना, हम लोगों के हेडिंग्स होते हैं, याद रहेंगे ना? यस सर। ये मैं वो चीज आप लोगों को बता रहा हूं ना, जब एक्सेल ना पहली बार ना एक्सेल से हमारा आमना सामना होगा, जब फेस टू फेस हम एक्सेल के बैठेंगे, तो एक्सेल का कोई भी यहां से दिखने वाला चीज ना आपके लिए अननोन ना रहे। इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है इस क्लास में कि ना आप जब एक्सेल को देखें ना, तो कोई चीज ना अनभिज्ञ ना रहे। हम एक दूसरे से काफी फेमिलियर हो जाएंगे इसी वाले क्लास में, ठीक है? अच्छा, ये जो ग्रिड लाइंस है, ये वाला, ये जो नंबर में आ रहा है ना, ये इसको भी हम लोग हटाना चाहते हैं, ग्रिड लाइंस। तो बताइए इसको कहां से हटाएंगे? कहीं हटा हो तो लाना चाहते हैं, और कहीं है तो हटाना चाहते हैं, ठीक है? कहां से लाएंगे बताइए सभी। पेज लेआउट सर। नहीं, यहाँ से जानते हैं क्या करेंगे हम लोग ना? यहाँ पर व्यू में चले जाएंगे और यहाँ से आकर के ग्रिड लाइंस कर देंगे तो देखिए हट गया ना। और लाना होगा तो व्यू पर चले आएंगे, ग्रिड लाइंस पर दे देंगे तो आ गया ये ग्रिड लाइंस वाला पूरा। मैं लिख दिया हूं, व्यू में जाएंगे और व्यू से ये क्या हो जाएगा? हेडिंग्स। यहाँ पर व्यू पर आएंगे, व्यू से क्या हो जाएगा? ग्रिड लाइंस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि हम लोगों को ना इसको क्या बोलते हैं? जो ये बीच में ब्लैंक वाला है ना, इसको क्या बोला जाता है? जहां पर आप कोई भी, हाँ, फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पर आता है ना फॉर्मूला बार, ठीक है? फॉर्मूला बार क्या करता है ना? टू शो फॉर्मूला, फॉर्मूला को शो करता है। अगर यहाँ पर हम लोग लिख करके सोम लिखेंगे ना तो देखिए यहाँ पर दिखाई देना, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला बार होता है। अच्छा, इसके बाद जो EL42 दिया हुआ है, EL42 वो क्या होता है? सेल का एड्रेस। कॉलम। हाँ, उसको ना सेक्शन क्या होता है, बोलते सेल। हैं? नहीं, उसका नाम रेफरेंस क्या होता है? उसको ना हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है? सर L42 कहाँ पर है? दिख नहीं रहा सर। अभी दिखा रहा हूं। टू शो एड्रेस ऑफ सेल। आपको यहाँ पर अगर कर्सर रखे ना, देखना हो कि कहाँ है, तो आप ये नेम बॉक्स पे चले। देखिए मैं अपने नाम तरफ से नहीं लिखा है, नाम आ रहा है ना, नेम बॉक्स, ठीक है? ये बहुत ही मूल्यवान चीज है, चाहे एक्सेल पर कितना भी धुरंधर बन जाए हम लोग, और अगर यही चीजों में ना हमें ना आए तो हम लोग कहीं भी, मतलब हमारी रेटिंग डाउन हो सकती है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं इसके बाद, ठीक है? ये जो आता है ना फाइल, होम, इस सबको क्या कहा जाता है? फाइल को, होम को, इंसर्ट को मेन्यू बार। मेन्यू बार। मेन्यू बार कहा जाता है। यहाँ पर आता है ना मेन्यू बार, ये दे दिया ना, ये भी हम लोग का डाउन हो गया। अच्छा, ये बताइए जब अगर होम में चले आए और ये जो आ जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? जो होम के नीचे चले आए, नहीं, इसी को मेनू बार लिस्ट कहते हैं। जो मेनू बार के लिस्ट है, यही तो लिस्ट है और उनके ये आइटम है। यहाँ पर ना मेनू बार लिस्ट, ठीक है?
यहाँ पर चले आते हैं। अच्छा ये देखिएगा ना, इसके ऊपर ये भी दिखा हुआ है, ऑटो सेव ये वाला दिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटो सेव ऑफ ऐसा दिया हुआ है, इसको क्या बोला जाएगा? आइकन्स नहीं, इसको नहीं, इसमें ना क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। यहाँ पर आते हैं ना, क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। ठीक है। अच्छा ये जहां पर ये लिखा हुआ है MIS एनालिटिक्स ट्रेनिंग करके ये वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइल नेम नहीं, टाइटल बार, एग्जैक्ट सही बोले। फाइल नेम तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये वाला। अच्छा ये बताइए, जहां पर यहाँ पर एक सीट, दो सीट, ऐसे बहुत सारे सीट क्रिएट करते जाएंगे, इस एरिया को क्या बोला जाता है? वर्कशीट नहीं, सीट टैब बोलते हैं। बार नहीं होता है, यहाँ पर सीट टैब होता है ये वाले। हाँ अच्छा, अब ये नीचे जहां रेडी लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, ये वाला, इस एरिया को क्या बोला जाता है यहाँ पर? नहीं आवाज आ रही है? जो सीट टैब के नीचे वाला ऑप्शन है, रेडी जहां पर लिखा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? इसको ना स्टेटस बार बोला जाता है। यहाँ पर आएंगे ना, स्टेटस बार बोला जाएगा। ठीक है, ये स्टेटस बार होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यहाँ पर ना वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ये दे देते हैं। अच्छा यहाँ पर 3 तरह का रूप होता है सीटों का, लेआउट होते हैं सीटों का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ लेआउट। आप बताएंगे तीनों लेआउट कौन कौन से होते हैं? मैं बता देता हूं। देखिए पहला वाला नॉर्मल है, दूसरा वाला कौन सा है? पेज लेआउट है, और तीसरा वाला कौन सा है? पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ठीक है, यहाँ पर ना नॉर्मल लेआउट, यहाँ पर ना प्रिंट लेआउट, और यहाँ पर ना पेज ब्रेक लेआउट। इसको क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये नॉर्मल है, इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा ये पेज वाइज अपने आप। इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा पेज वाइज यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर अपने संतुलन में चला आएगा जैसे था। ठीक है। अच्छा इस पेज पर अभी भी हमारे लिए ना कुछ प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ठीक है, जो प्रश्न चिन्ह हम लोग रहने नहीं देना चाहते हैं। ये तो ये जूम इन जूम आउट वाला है, ये तो एक गरीब आदमी भी जानता है, इसको तो मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना ये 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर ना आप ये मत सोचिएगा कि ये बेसिक से, इसमें भी आपको कितनी नई लर्निंग मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आता है ना, 3 चीज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये वाले पर। ये स्क्रीनशॉट के लिए है। वो नहीं, जो स्क्रीनशॉट में आया है ना उसको दिखाते हैं, ये वाला, ये नहीं ना है सर यहाँ पे प्रिंट लेआउट जो लिखे हैं तो वो पेज लेआउट होगा शायद। अच्छा हाँ ये ना, हाँ ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर हम आते हैं तो देखिएगा ना, ये दिए हुए होता है ना यहाँ पर, तो इसी एक्सेल में ही दिख रहे हैं। आप बताएंगे कि इनका मतलब क्या होता है? ये इसमें ना कम से कम ना 12-13 लड़के ना रिजेक्ट हुए हैं इंटरव्यू में। ये जितना मैं लिख रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं हुए हैं, और ये वहां पूछे जाते हैं जहां एक्सेल ना, जहां बंदा ना एडवांस एक्सेल की तैयारी करने जाता है और इन्हीं चीजों पर क्लीन बोल्ड होकर के चला आता है। एफएक्स का मतलब तो फॉर्मूला या फंक्शन ऐसी कोई चीज है। सही बोल रहे हैं, एफएक्स का और मतलब क्रॉस का functions विंडो होते हैं। कैंसिल करने के लिए है और राइट का सेव करने के लिए है। लिस्ट ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की लिस्ट मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे
ये फंक्शन की लिस्ट चली आएगी यहाँ पर, लिस्ट ऑफ फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ना अब ये डिजेबल मोड में है, मूर्छित अवस्था में है। इनका रोल तब ये होगा ना जब कोई फंक्शन लगाएंगे। जैसे ना यहाँ पर कोई फंक्शन लगा रहे हैं ना, तो देखिए वो इनेबल हो गया ना, यहाँ पर सम लगा रहे हैं, यहाँ पर रेंज दे दिए, ठीक है। अगर यहाँ तक दे दिए ना, मान लीजिए कि आपने ना थोड़ा सा फॉर्मूला ना बाकी छोड़ा हुआ है, और आप यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे ना, तो देखिए कंप्लीट कर देगा, हो गया ना। तो ये क्या कहा जाता है ना, इसको फॉर्मूला को कमिट करने के लिए किया जाता है। कमिट माने कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर ना टू कमिट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आ गए ना हम लोग, यहाँ पर ना सम दे दिया गया, बड़ा सा फॉर्मूला है, सम प्रोडक्ट दे दिए। यहाँ पर ना रेंज, और यहाँ पर आकर के ना, यहाँ पर आकर के अगर आप इसका क्लिक करेंगे ना, ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा इस सिचुएशन को। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटर कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर ना अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्मूला को कैंसिल कर दिया उसने। ये पहले वाला फॉर्मूला लगा है सम वाला, उस फॉर्मूला को कैंसिल कर दिया। यहाँ पर लिख देते ना टू कैंसिल फॉर्मूला, फॉर्मूला को कैंसिल करने के लिए यूज किया गया, ठीक है। अब बताइए ना ये वाला पार्ट, और कहां पर ना आपको ना ऐसा लग रहा है कि कोई इसमें से पूछे तो हमारे पास ना मतलब वो वाला आंसर्स कम होंगे। यहां पर कोई पूछ सकता है कि टोटल कितनी सीटें ऐड होती हैं, ठीक है, टोटल कितनी सीटें आप एक्सेल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूं कि वन टाइम में आप कितनी सीटें ऐड कर सकते हैं, 55 सीटें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर ना ऐड वर्कशीट, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और आप आंख मूंद करके मेरे पास कर लें, ऐसा नहीं है। इसका ना शक्ति परीक्षण होना चाहिए। कहां पर करेंगे हम लोग, फाइल पर चले आएंगे, ऑप्शन पर चले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर कहां पर चले जाएंगे ना, एडवांस में चले जाएंगे, जनरल में ही है। देखिए यहाँ पर कि कितने सीटों को आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 255 दिए तो ले लिया, और जैसे 256 दे रहे थे, बोल रहा है ना द एंट्री मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 55, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारे उन शब्दों का अर्थ मिल गया कि हम 255 से ज्यादा सीट एक टाइम में ऐड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम किसमें होती थी कि ना जब वो फाइल पर काम करते हैं और अच्छा बंद हो गई, सेव नहीं किए, फाइल बंद हो गई, तो उसका उपाय भी यहाँ आया हुआ है। आप क्या करेंगे ना कि यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर ना ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ सेव पर चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी, यहाँ पर हम क्या दे देंगे ना, 5 मिनट दे देंगे। हर 5 मिनट पहले आपका सिस्टम शट डाउन हो रहा है, लाइट चली गई, डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब 5 मिनट पहले तक का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपने इस पर ना टिक किए हुए होंगे। यहाँ पर अगर टिक किए हुए होंगे तो 5 मिनट पहले तक का इंफॉर्मेशन ना यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए ना आपको ये वाला पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर चले गए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए और इंटर पर चले आए। तो देख रहे हैं यहाँ पर ना आपका जो फाइल रिकवर होगा ना वो यहाँ पर हम लोगों को दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी ना हम लोग या उससे देख सकते हैं, ठीक है, एवरी 5 मिनट्स का। तो ये क्या था ना, एक्सेल का परिचय था कि हम लोग एक्सेल का परिचय ना कैसे कराते हैं, ठीक है। इसमें ना लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक ना कोशिश की कवर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका वो भी भेजूंगा कि ना कैसे ना हम लोग और भी इसके शॉर्ट फॉर्मेट में करके ना, लेकिन उससे पहले आप लोग ना अपनी क्वेरी बताइए। कहीं भी आपको एकदम किंचित मात्र की भी संदेह हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, पूछिए। अब आपकी बारी है।